Hey guys, this is CACMA Astos Lata from Jaipur, Rajasthan for you all. So guys, पार्ट बी में आप लोगों का स्वागत है। फटाफट से निकाल लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। और आइए दोस्तों, अब ये थोड़ा सा आप लोगों को चेंज नजर आ रहा होगा। पहले मैं उस तरफ बैठा करता था, बिल्कुल एक्सट्रीम उधर। अब मैं आप लोगों के लिए हो गया हूँ लेफ्ट साइड में। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग मुझे देखने के साथ साथ आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी दोनों पर साइमल्टेनियसली फोकस कर सकते हैं। आइए दोस्तों, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, जून 2018 के अंदर 4+4+4 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 12 मार्क्स के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ना सिर्फ आप लोगों के सीएमए फाइनल में, बल्कि ये क्वेश्चन सीए फाइनल में भी आ चुका है। ठीक है, आइए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ हर्बल प्रोडक्ट। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है 2 तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स। अब वो हर्बल करे, नेचुरल करे, ऑर्गेनिक करे, कुछ भी करे, हमारे लिए तो 2 प्रोडक्ट कर रही है जिनका नाम है ए एंड बी। इट्स बजट शोज प्रॉफिट फिगर्स after apportioning the fixed joint cost of 15 lakh in the proportion of number of units sold। ये जो लाइन है ना, बड़ी जबरदस्त लाइन बोल गया ये। इसने क्या बोला, लेकिन इसको क्या बोला उससे पहले ये जो बार बार हमारे पास से पेज उड़ रहे हैं ना, इनको बंद कर देते हैं। तो क्या हुआ, इनको कैसे बंद करें, इनको उल्टा कर देते हैं। ये लीजिए, ये क्या है ना, ये ऐसे पेज उड़ रहे हैं जो मुझे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब मैं इसको उल्टा रख देता हूं। तो क्वेश्चन का क्या कहना है, ध्यान से सुनना। ये जो लाइन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है टू सॉल्व दिस अमेजिंग क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ हर्बल प्रोडक्ट ए और बी। एक कंपनी है 2 प्रोडक्ट बेचती है, ओ ए और बी। इट्स बजट शोज प्रॉफिट फिगर। इनका जो बजट है ना, वो आपको प्रॉफिट फिगर बता रहा है, लेकिन कैसे? आफ्टर अपोर्शनिंग द फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट ऑफ ₹15 लाख। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इंटर के अंदर आप लोगों ने जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट पढ़ा होगा। वो जॉइंट प्रोडक्ट क्या कहता है, जब हम लोग किसी एक सिंगल प्रोसेस को फॉलो करके 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। अब दोस्तों, जब हम एक सिंगल प्रोसेस को फॉलो करके 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें लगने वाली जो कॉस्ट है वो भी दोनों की जॉइंट में लगेगी। तो दोस्तों, जॉइंट में लगने वाली कॉस्ट को हमें क्या करना होता है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बाइफ्रिकेट करना होता है। और वो बाइफ्रिकेट कैसे करना है, उसके लिए आप इंटर का वो चैप्टर पढ़िएगा। वो वाला चैप्टर हमारे फाइनल में नहीं है, तो आप लोगों ने पढ़ के आए होंगे, डेफिनेटली आप फाइनल में आ चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जो भी प्रॉफिट, आपका जो बजट है, वो जो प्रॉफिट बताता है, वो प्रॉफिट आपका आएगा, लेकिन आफ्टर अपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट, जो कि है 15 लाख। और इनको अपोर्शन किसमें किया है, इन दी प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ द यूनिट सोल्ड। इसका मतलब जो आपकी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है उसके रेशो में इन्होंने इसको क्या किया है, अपोर्शन किया है। आगे चलिएगा। द बजट फॉर 2018 इंडिकेट्स। क्या बजट 2018 का है जो इंडिकेट क्या करता है, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए की डिटेल, प्रोडक्ट बी की डिटेल। सबसे पहला आपको प्रॉफिट दे रखा है रुपीज में। 1,50,000 का प्रॉफिट आता है आपको ए से, 30,000 का प्रॉफिट आता है आपको बी से। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दी हुई है जो कि है 200 रुपीज। बी की बात करें तो दे रखी है 120 रुपीज। क्वेश्चन ने पीवी रेशो दे रखा है परसेंटेज में पीवी रेशो दे रखा है जो कि है 40% और 50%। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस से। अब अगर मुझे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस के लिए मेरे पास कंट्रीब्यूशन है क्या? आंसर है नो सर, कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्या सेलिंग प्राइस है क्या? यस सर, सेलिंग प्राइस है। इसके केस में 200 और इसके केस में 120। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं है, सेलिंग प्राइस लेकिन जरूर है, नीचे डिवाइड में 200, और ये इज इक्वल टू ए के लिए, क्योंकि मैंने ए का सेलिंग प्राइस लिया है ना,
ए का सेलिंग प्राइस लिया है, आप देख सकते हो मैंने ए का सेलिंग प्राइस लिया है, तो ए का सेलिंग प्राइस से मेरा ये आया 40%। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको ये नहीं पता कि कंट्रीब्यूशन कितना है, लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन दी हो और इस इक्वेशन में मैंने क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू होता है 40%, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आपके सेलिंग प्राइस का 40% है, तो सेलिंग प्राइस का 40% का मतलब क्या हुआ सर 80 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इसका 80, और सेम लाइकवाइज 120 को 50 से परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 60। अब मुझे सॉरी, अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों के पास कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों के पास सेलिंग प्राइस है, क्या आप लोगों के पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोगों ने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन आता था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से कंट्रीब्यूशन आता है। मेरे पास सेल्स है, यस सर है, कंट्रीब्यूशन है, यस सर है, तो वेरिएबल कॉस्ट अपने आप आ जाएगा क्या? हाँ सर, सिंपल। सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से कंट्रीब्यूशन आता है तो सेल्स में से कंट्रीब्यूशन लेस करने से वेरिएबल कॉस्ट भी आ सकता है, सिंपल है। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या है, सारी डिटेल आ गई है, मेरे पास सारी डिटेल आ गई है एक एक प्रोडक्ट की। आप ध्यान से देखोगे, प्रॉफिट मेरे पास एक प्रोडक्ट का है, बी का भी मेरे पास प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस मेरे पास है, पीवी रेशियो मेरे पास है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास है, सारी सब कुछ चीज है। तो फिर आगे चलो, रिक्वायर्ड टू अचीव ऑन द बेस्ट ऑप्शन, आपसे क्वेश्चन चाहता है रिक्वायर्ड टू एडवाइस करो, अचीव नहीं एडवाइस, रिक्वायर्ड टू एडवाइस द बेस्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। इफ द कंपनी एक्सपेक्ट दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड वुड बी इक्वल, जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है ना, वो आपको कह रखा है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपकी इक्वल है, इक्वल है ये दे रखा है, लेकिन कितने यूनिट्स है ये आपको नहीं दे रखा। और दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे मेन की पॉइंट जो है ना, वो वही पता लगाना है कि आखिरकार क्या यूनिट्स है आपकी। दोस्तों चलिए, फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, अब आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 2 3। सबसे पहला, ड्यू टू चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ चेंज किया, द जॉइंट फिक्स कॉस्ट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 15%। तो आपकी जॉइंट फिक्स कॉस्ट जो कि 15 लाख हुआ करती थी, उसमें 15% का रिडक्शन आ गया, और 15 लाख में अगर आपका 15% का रिडक्शन आ जाएगा, दैट मीन्स 12,75,000 आपकी रिवाइज्ड जॉइंट फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। आगे चलिए, एंड वेरिएबल कॉस्ट वुड बी इंक्रीज बाय 7%, और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो आपकी 7% से इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो हमारे को प्रेजेंट में वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो पता लगाना है, देन उसके बाद में उसमें 7% ऐड करके रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। पहला पॉइंट हो गया डन। ये जो दूसरा पॉइंट है ना दोस्तों, इस दूसरे पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, प्राइस ऑफ ए कुड बी इंक्रीज्ड बाय 20%। जो ए प्रोडक्ट है ना जिसकी सेलिंग प्राइस 200 है, मैं यहां पर जितनी भी मैंने लिखी है ना वर्किंग करी है उसको मैं रब कर देता हूं। ये जो 200 की सेलिंग प्राइस है, इसके लिए क्वेश्चन कह रहा है प्राइस ऑफ ए कुड बी इंक्रीज्ड बाय 20%। ये 20% से इंक्रीज की जा सकती है कि, तो 20% इंक्रीज करना, 200 का 20% कितना होता है सर 40, तो अगर वो इंक्रीज कर दोगे तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी सर 240। मुझे एक चीज बताओ, क्या सेलिंग प्राइस में चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा क्या? आंसर है नो सर, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है केवल आइदर या तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज हो उस कारण से, या सेल्स यूनिट में कोई चेंज हो उस कारण से। आगे चलिएगा, एज इट इज एक्सपेक्टेड दैट, अब ये आगे की जो लाइन है ना वही इस क्वेश्चन का वन ऑफ द मोस्ट की पॉइंट है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद कीजिएगा मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कुछ समझाया था आप लोगों को, वापस एक्सप्लेन करूंगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि आप लोगों की इलास्टिसिटी कितनी है, मतलब कि प्राइस में फ्लक्चुएशन आने से डिमांड कितने से फ्लक्चुएट होती है। तो क्वेश्चन ने कहा डिमांड वुड बी यूनिटी ओवर द रेंज ऑफ प्राइस, जो ओवर द रेंज ऑफ प्राइस है ना आपके डिमांड उससे वेरी कर जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन कहता है 20% से प्राइस इंक्रीज होती है और क्वेश्चन का यह भी कहना है कि यूनिटी है ओवर रेंज ऑफ प्राइस,
इसका मतलब जितने परसेंटेज का चेंज आपके सेलिंग प्राइस में है उतने ही परसेंट का चेंज आप लोगों के यूनिट्स में आएगा। इस पॉइंट का मतलब होता है ये। क्लियर है? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा साइमल्टेनियस इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ दी ऑप्शन। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन को साथ में एक साथ अप्लाई करूं कि मतलब कि हमारी फिक्स कॉस्ट भी कम कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा दूं और ये प्राइस जो है एक ही सेलिंग प्राइस है इसको भी बढ़ा दूं, तो उस सिचुएशन में तो आपके पास तीन ऑप्शन हो गए। पहला, जहां पे फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना हो, कम करना हो और वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना हो, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन के अंदर हमारे सेलिंग प्राइस एक ही बढ़ानी है और उससे उसकी डिमांड जो है वो भी यूनिटी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। और तीसरा कहता है कि इन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिक्स करके अप्लाई कर दो, ये क्वेश्चन कहता है। और क्वेश्चन कहता है कि आप हमें इसके ऊपर एडवाइस करके बताओ कि आपका क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे केस के अंदर हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, हम तीनों केस के अंदर हमारा प्रॉफिट निकाल लेंगे। तीनों केस में जहां पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा हम वो एडवाइस कर देंगे। सिंपल है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों सबसे पहला काम, मेरे पास यहां पर यूनिट्स नहीं है कि एग्जिस्टिंगली मैं कितनी यूनिट्स बेच रहा हूं, तो सबसे पहला काम तो मुझे यूनिट्स पता करनी है। अब यूनिट पता करने के लिए क्या करूं, समस्या है। यूनिट कैसे पता हो, पता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे केस में सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो जो गिवन डेटा है ना वो मैं लिख लेता हूं। मेरे पास यहां पर जो समझ में आ रहा है वो गिवन ए के लिए और बी के लिए कुछ डेटास दे रखे हैं। जैसे कि प्रॉफिट है वो हमारे को दिया हुआ है और प्रॉफिट कितना है 1,50,000 एंड 30,000, ये मैंने इसका प्रॉफिट लिख लिया। देन इसके बाद में मेरे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एग्जिस्टिंग वाला 200 एंड 120। इसके बाद मेरे को पीवी रेशो दिया हुआ है परसेंटेज के अंदर, वो कितना है सर 40% एंड 50%। ये डेटा है, यस सर। इसके अलावा मुझे एक पॉइंट और दे रखा है और वो है आपका दोस्तों सेल्स मिक्स। क्वेश्चन ने कहा है इफ द कंपनी एक्सपेक्ट दैट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वुड बी इक्वल, तो इसका मतलब हो जाएगा 1:1 का रेशियो है सेल्स मिक्स में। सेल्स मिक्स आपको 1:1 का दे रखा है। इसका मतलब अगर 100 यूनिट ए की बिकती है तो 100 ही यूनिट बी की बिकेगी, 1 लाख यूनिट ए की बिकती है तो 1 लाख यूनिट ही बी की बिकेगी। दैट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन बोथ द केसेस विल बी इक्वल। क्लियर है? अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मुझे यहां पर यूनिट्स निकालने का पैटर्न जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा दोस्तों, ध्यान से देखो। मुझे यहां पर सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं यहां पर निकाल लेता हूं कैलकुलेशन में सबसे पहले वेरिएबल कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन हम लोग निकाल देंगे सेलिंग प्राइस को जब हम लोग पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन, और वो आ जाएगा हमारे पास 80 रुपीज़ और वो आ जाएगा हमारे पास 60 रुपीज़। अब मुझे एक चीज बताओ, सेलिंग प्राइस आपके पास है, कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन आपके पास है। सेलिंग प्राइस है, कंट्रीब्यूशन है, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट आ सकता है क्या? यस सर आ सकता है। कैसे? सेलिंग प्राइस में से आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है ना उसको कर दो माइनस। तो सेलिंग प्राइस में से जब आप कंट्रीब्यूशन माइनस कर दोगे तो आपके पास 120 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट यहाँ आ जाएगा और 60 रुपीज़ की आप लोगों की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर। काम डन है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ सर, मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस तक पहुँच गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तक पहुँच गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक पहुँच गया, लेकिन मेरे पास इनके टोटल वैल्यू तब तक नहीं आ सकते जब तक कि मेरे पास सेल्स यूनिट नहीं आ जाए। अब पॉइंट है सर सेल्स यूनिट कितनी होगी ये हमें नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक चीज पता है। क्या दोस्तों? आप लोगों के लिए लेट यूनिट्स सोल्ड ऑफ ए एंड बी एक्स, माना कि ए की और बी की जो यूनिट सोल्ड है वो हमारी एक्स है। अब आप लोगों को पता है अगर एक्स है तो इससे क्या मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं क्या? आंसर है यस सर, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकता हूं दोस्तों? ए का
जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो मैंने अभी भी ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, वो है 80। अब अगर 80 है, अब मैंने इन दोनों को x क्यों माना? बिकॉज बोथ आर इक्वल, बिकॉज ए और बी दोनों का जो सेल्स यूनिट है वो इक्वल है। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेट यूनिट सोल्ड ऑफ ए एंड बी बी एक्स, यूनिट सोल्ड ऑफ ए बी एक्स, केवल ए का x माना, सो यूनिट्स ऑफ बी विल ऑल्सो बी x। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने a की यूनिट को x माना है तो जो b की यूनिट है वो भी x होगी, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, आप लोगों का ए का प्रोडक्ट, एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में 80 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आता है, तो x यूनिट को बनाने में 80x प्लस y की, सॉरी b की एक यूनिट बनाने में 60 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आता है, तो x यूनिट ही बनाने के लिए उसका कंट्रीब्यूशन ये हो गया। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा आपके पास 80x प्लस 60x 140x। अब पॉइंट आता है कि सर 140x तो आ गया, लेकिन ये x की वैल्यू नहीं है ये अभी तक। दोस्तों अब आ जाएगी, कैसे? वी ऑल नोज कंट्रीब्यूशन इज ए सम ऑफ, अब आप सब लोगों को पता है कंट्रीब्यूशन जो है वो वेरिएबल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से भी आता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने से भी आता है। तो वी ऑल नोज कंट्रीब्यूशन इज ए सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सो इन दिस क्वेश्चन contribution will be तो टोटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों का प्रॉफिट जोड़ लो और दोनों की फिक्स कॉस्ट जोड़ लो, तो दोनों की फिक्स कॉस्ट हमको दे रखी है क्या? यस सर, 15 लाख प्लस प्रॉफिट ऑफ ए कितना है सर? 1,50,000। प्रॉफिट ऑफ बी कितना है सर? 30,000। तो अगर आप इन सब को जोड़ देते हो तो आपके पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आप लोगों का? 16,80,000। अब आपको पता है 16,80,000 जो है, 16,80,000 जो है, अरे भैया ये दिख रहा है ना, अरे ये दिख रहा है, ये जो 16,80,000 नजर आ रहा है ना, ये क्या है आप लोगों का? टोटल कंट्रीब्यूशन। और ये किसके इक्वल है? 140x इज इक्वल टू हो गया 16,80,000 के, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 16,80,000 डिवाइडेड बाई 140, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12,000, और x क्या था? यूनिट्स थी, तो 12,000 यूनिट्स ईच फॉर ए एंड बी। ए और बी की यूनिट्स जो है वो पता चल गई, और इस क्वेश्चन का मेन काम हो गया। इस क्वेश्चन का जो मेन काम है ना दोस्तों, ये यही था, ये जो हम लोगों ने इसकी यूनिट्स निकाली ना, यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हमको किस तरह से सॉल्व करना है। हम लोग सिंपली सबसे पहला हमारे को यहां पर यूनिट्स पता करनी है, और यूनिट्स पता करने के लिए हमारे पास यूनिट्स नहीं पता, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि दोनों की यूनिट्स का जो रेशियो है वो सेम है। उस रेशियो जो सेम है उसकी लैंग्वेज को यूज करते हुए हम लोग यूनिट्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे को एक फॉर्मूला पता है
कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी होता है। फिक्स कॉस्ट है, यस सर है, प्रॉफिट है, यस सर है, दोनों का टोटल कर लिया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब माना कि एक्स की जो यूनिट है वो है आप लोगों का एक, एक्स की यूनिट मान लिया एक्स, मतलब सॉरी ए की यूनिट मान ली एक्स, तो बी की इवेंचुअली अपने आप ही हो गई एक्स, क्योंकि दोनों की यूनिट्स इक्वल है। तो हमने अकॉर्डिंगली सॉल्व किया तो 140x आया, और ये जो 140x आया ना, इसी 140x को जब हमने सॉल्व किया तो देखा कि 16,80,000 टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई और x की वैल्यू हो गई 12,000। अब क्वेश्चन ने हमसे एक एक चीजें पूछी हैं, वो अब एक एक चीजें हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। अब हमारे लिए कोई भी टफ काम नहीं बचेगा। तो आ जाइएगा ऑल्टरनेट नंबर 1। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा, आप लोग ए, बी और टोटल ये कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा सेल्स। अब दोस्तों सेल्स कितनी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमारे को यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना चेंज आया वो नहीं दे रखा, इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स सेम रहेगी, और तो सेल्स हो जाएगी एट द रेट, सेलिंग प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है, तो एट द रेट 200 एंड एट द रेट 120। जिसका ए है वो 200 पर और बी है वो आपका 120 पर, तो दोनों की यूनिट्स है 12,000, तो ये हो जाएगा आपका 24 लाख, और ये जो है ये हो जाएगा आपका 120 मल्टीप्लाई बाय 120, सॉरी 12,000, तो ये आ जाएगा 14,40,000। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 38,40,000। देन इसमें से आप लोगों को लेस कर देना है वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाला है एट द रेट 120 एट द रेट 60। आंसर है नो। क्यों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 7% से इंक्रीज हो जाएगी, और 7% से इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो आपकी प्रेजेंटली टोटल 12,000 यूनिट्स आपकी बिक रही हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, आपकी रेट जो कि है कितनी 120 एंड 60, तो ये तो हो जाएगा 120, और यहां पर भी 12,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आप लोगों का 60। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि 7% की इंक्रीज है, तो 7% का इंक्रीज बोलूं मैं, अगर मैं इसको 7% का इंक्रीज बोलूं तो 7% का इंक्रीज अगर मैं इसमें करता हूं, या मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 107% से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 107% से, तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या? अरे भैया 100 की चीज 107 में हो गई, तो वही करना है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 107%, तो आ जाएगा 15,40,000 एंड 800। इधर की बात कर लेता हूं, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 60 और 7% की इंक्रीज, तो 7,70,000 एंड 400। और इसमें आप दोनों की वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल के अंदर आ जाएगा 23,11,200 एंड 200। और इसमें से आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया, तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 24 लाख माइनस 15,40,800, तो आ जाएगा आपका 8,59,000 एंड 200। 14,40,000 माइनस 7,70,000 एंड 400, तो ये आएगा 6,69,000 एंड 600। और इन दोनों को अगर आप टोटल कर लेते हैं
तो ये आ जाएगा आपका 15,28,800। और अगर दोस्तों इस कंट्रीब्यूशन में से आप लेस कर देते हो फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लेस होगी दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा है फिक्स्ड कॉस्ट 15% रिड्यूस हो रही है, तो 15% रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब 15 लाख जो थी उसमें से 15% रिडक्शन बोलूं या उसको 85% बोल दूं, एक ही बात है क्या भैया? 15% कम हुई या 85% कर दूं, एक ही बात है। तो 15 लाख का 85%। अब ये मैं टोटल में लेकर के जा रहा हूं, मैं बांट नहीं रहा हूं यहां पर, क्योंकि मेरे को यहां पर किसी का हर एक यूनिट का कितना कमा रहा हूं वो नहीं बताया, वो बताने के लिए नहीं बोला है मेरे को। और ये ऐसा कर देता हूं, तो मैं यहां से इसको लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट। और पहले केस में कितने का प्रॉफिट आया, आइए देख लेते हैं। पहले केस में प्रॉफिट आ गया आपका -15,28,800 माइनस ये 253,800। आंसर मैच है, 253,800 का प्रॉफिट आया है पहले केस में। मतलब कि अगर मैं ऑल्टरनेटिव नंबर 1 पर जाता हूं तो मेरा प्रॉफिट जो है वो आएगा 253,800 का। उम्मीद करता हूं कि यहां तक में किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं एक बार वापस से रिकैप कराऊंगा आप लोगों को जब मैं इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर दूंगा तब। आइए अब दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा प्राइस ऑफ ए कुड बी इंक्रीज्ड बाय, तो कुड बी इंक्रीज कर देते हैं, तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस ऑफ ए। रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस ऑफ ए क्या होगी सर? आपकी 200 की सेलिंग प्राइस ऑलरेडी थी और उसमें 120% इंक्रीज कर दिया, तो 200 मल्टीप्लाई 120%, तो ये आ जाएगा 240, 240 रुपए। ये हो गया। इसमें मैटर नहीं है, मैटर अब आएगा, मैटर अब आएगा। मैटर अब क्या आएगा दोस्तों? आप लोगों ने यहां पर देखा है क्वेश्चन ने बोला आपकी प्राइस जो है ना वो यूनिटी है। प्राइस जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन ने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी यूनिटी ओवर द रेंज ऑफ प्राइस। यूनिटी ओवर द रेंज ऑफ प्राइस के लिए मैं यहां पर स्टार मार्क करके लिखूंगा, सिंस प्राइस इलास्टिसिटी, since price elasticity is unity for units, that means change in units, in percentage will be same as change in price. And we know when selling price increases, then demand will decreases. भैया जब सेलिंग प्राइस जो है ना वो जब इंक्रीज होती है ना तो डिमांड आपकी डिक्रीज होती है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि भैया यूनिटी है ओवर द प्राइस, तो आप लोगों के लिए इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए यहां पर रिवाइज्ड सेल्स यूनिट क्या होगी? रिवाइज्ड सेल्स यूनिट्स। तो आप जहां पहले 12,000 यूनिट्स आप बनाया करते थे, 12,000 यूनिट्स आप जहां पहले प्रोडक्ट ए की बनाया करते थे, रिवाइज सेल्स यूनिट्स ए की, तो उस पर भी 20% का रिडक्शन हो जाएगा। तो 20% का रिडक्शन बोलूं या डायरेक्टली 80% कर दूं, एक ही बात है।
तो ऐसा कर देने से ये आपके पास आ जाएगा 9600 यूनिट्स। चाहे तो आप चेक कर लो, 20% का चेंज इन यूनिट्स, 20% का चेंज इन प्राइस, दोनों में कटक किया, 1 आया, प्राइस यूनिटी। क्लियर है? चलिए, तो इससे मेरे पास यूनिट आ गई। अब क्या करना है, सिंपल है, कर दो सॉल्व, प्रॉफिट निकाल दो। तो सबसे पहला मैं यहां पर, अब लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी सेलिंग प्राइस अब 7%, वो वेरिएबल कॉस्ट 7% इंक्रीज मत लेना, वो आपका ऑल्टरनेटिव नंबर 1 था, अब ऑल्टरनेटिव नंबर 2 है। तो यहां पर अगर मैं ऑल्टरनेटिव नंबर 1 है, ऑल्टरनेटिव 1 में मेरा कोई चेंज है क्या? नो, किसी तरह का कोई चेंज आप लोगों के लिए सेलिंग प्राइस में? यस सर, सेलिंग प्राइस में चेंज है। किसी तरह का वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज? नो सर, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो ए की और बी की, सेलिंग प्राइस ए की कितनी थी सर? ए की थी 240, 200 पहले थी, अब बढ़कर के 240 हो गई है, यहां पर 120। मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोगों के सेलिंग प्राइस में चेंज होने से कभी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है क्या? नो। तो वेरिएबल कॉस्ट जो पहले 120 की थी वही अब है, जो पहले की 60 की थी वही अब है। जैसे ही आप ये लेस करोगे तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा इसमें 120 और इसमें 60। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी सेल्स यूनिट्स के साथ, जो कि है 9600 यहां पर, एंड यहां पर कोई चेंज नहीं है, तो यहां पर 12000, तो क्या मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या? आंसर है यस सर, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कितना आएगा सर? 120 मल्टीप्लाई 9600, तो ये आएगा 11,52,000 का, और यहां पर 60 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो यहां आएगा 7,20,000 का। और दोस्तों अब मुझे क्या करना है, सिंपली टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों का, दोनों का टोटल हो जाएगा आप लोगों का 18,72,000, शुद्ध इंग्लिश में बोलूं तो 18,72,000। अगर दोस्तों इसमें से मैं लेस कर देता हूं मेरी फिक्स कॉस्ट जो कि है 15 लाख, कई बार बच्चा बोल देता है सर कम हो गई थी, मैंने कहा वो पॉइंट नंबर 1 में हुई थी, 2 में नहीं हुई थी। और जैसे ही आप ये लेस कर देंगे दोस्तों तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 3,72,000। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है। इसी के साथ पॉइंट नंबर जो 2 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सिंपली यहां पर अगर मैं बात करूं तो असली मेजर पॉइंट था ये 9600 यूनिट्स निकालने का। जिसने 9600 यूनिट निकाल लिया उसका काम इजीली हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए जी, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट बोलता है साइमल्टेनियस इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ दी ऑप्शन, मतलब ए को भी लगा दो बी को भी लगा दो। ठीक है साहब, लगाते हैं, आइए देखिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, अब हम लोग यहां पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं। ए बी, और लगे हाथ एक काम करते हैं, साइड के साइड में टोटल का भी लगा देते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं अगर मेरी सेल्स अगर निकालूं वो कैसे आएगी सर? आपके ए की तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 240 और बी की सेलिंग प्राइस होगी 120, और यूनिट्स जो हैं वो ए की तो है 9600 यूनिट्स एट द रेट 240, और बी की है 12,000 यूनिट्स एट द रेट 120। तो ये हो जाएगा आपका 9600 मल्टीप्लाई बाय 240, तो ये हो जाएगा 23,04,000 रुपए, और बी के अंदर हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 120, ये हो जाएगा 14,40,000। और इन दोनों को अगर मैं टोटल कर देता हूं तो मेरी सेल हो जाएगी 37,44,000। ये लीजिए,
अब दोस्तों अगर इस सेल्स में से मैं अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे लेस होगा सर? 9600 यूनिट्स है, वेरिएबल कॉस्ट 120 है नॉर्मल हिसाब से, लेकिन क्योंकि प्राइस 7% से इंक्रीज हो गई। अच्छा जी ये क्या हो गया भाई? एकदम से आउट हो गया। ये भी कहता है कि भैया इतना ना आप समझाओ। 9600 पहले प्राइस थी आपकी 120 की, और प्राइस इंक्रीज हो गई कितने से? 7% से। तो इसको मतलब 107% कर देता हूं, तो ये आ जाएगी आप लोगों के लिए 9600 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 107%, तो ये आ जाएगा आप लोगों के लिए 12,32,640। और इधर की बात करूं तो इधर आएगा आपका 12,000 यूनिट्स, 60 रुपीज़ की रेट, और उसमें भी 7% की इंक्रीज, तो 107%। तो ये हो जाएगा आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का 107%, तो आएगा 770,400। और अगर दोनों का टोटल कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 20,03,040 रुपीज़। ठीक है, वो एंड में जो है ना, ये आप देख लीजिएगा, ये 040 है। जीरो 40। और जैसे ही आपने ये लेस किया तो दोस्तों आप लोगों के पास आ जाएगा एक फिगर, और उस फिगर को हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 23,04,000 माइनस 12,32,640, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 10,71,360। यहाँ की बात करता हूँ तो 14,40,000 माइनस 770,400, ये आ जाएगा 669,600। और टोटल की बात कर लेता हूँ तो टोटल में आ जाएगा 17,40,960। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से हमें सिंपली फिक्स कॉस्ट लेस कर देनी है, और फिक्स कॉस्ट कौन सी आएगी? अब की बार लेस वाली आएगी, दैट मीन्स 12,75,000 लेस होगा। और इसमें से अगर 12,75,000 लेस किया तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा 465,960। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है 465,960। दैट्स ऑल। और आप एक रिपोर्ट लिख देंगे, सिंस इन ऑल्टरनेटिव नंबर 3 हाईएस्ट प्रॉफिट वन कैन अचीव, सो this is advisable to go with simultaneous use of alternative 1 and 2। तो ये आप लोग इसकी रिपोर्ट में लिख देंगे। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में 40 मिनट लग गए, बधाई हो, क्या बात है, इतना बड़ा टाइम लग गया। तो इसका मतलब तो फिर इस वाले पार्ट में मैं केवल एक क्वेश्चन ही और करा पाऊंगा। वाह भाई वाह, कोई बात नहीं जी। तो इसी के साथ आप लोगों का ये लेक्चर नंबर, इस क्वेश्चन पे आप लिख लेंगे लेक्चर नंबर 11B में कंप्लीट किया है हम लोगों ने ये क्वेश्चन, ये आप लोग लिख लेंगे। मैंने मेरी बुक में लिख लिया है, आप लोग भी अपनी बुक में लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया। एक बार क्विकली रिकैप करा रहा हूं मैंने इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए आया था एग्जाम में, 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो हमने सिंपली यहां पर क्या किया, सबसे पहले हमारे पास यहां पर प्रॉफिट दे रखा था, हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखी थी, पीवी रेशियो दे रखा था, तो सेलिंग प्राइस को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स में से कंट्रीब्यूशन लेस किया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया। हमारे पास यूनिट्स नहीं दे रखी थी, यूनिट्स क्या है, लेकिन हमें यूनिट्स के बारे में एक पॉइंट दे रखा था जहां पर इन्होंने कहा कि आप लोगों के दोनों ही प्रोडक्ट की जो यूनिट्स है वो इक्वल है। तो मैंने ए की यूनिट्स मानी x, तो ऑटोमेटिकली बी की भी यूनिट्स हो गई x। तो मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दिया 80x प्लस 60x, अकॉर्डिंगली 140x। अब टोटल कंट्रीब्यूशन 140x तो आ गया, लेकिन x की वैल्यू कैसे आए? x की वैल्यू तो तब आए जब टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास हो। और टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आए?
फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। हमने फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला और टोटल कंट्रीब्यूशन में जो हमने 140x निकाला था उसको डिवाइड लगा दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12,000। इसका मतलब 12,000 यूनिट्स जो है उससे हम लोगों ने ये काम किया 12,000 यूनिट्स का। तो 12,000 यूनिट्स के लिए हमने अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है 12,000 यूनिट्स के साथ। तो सेलिंग प्राइस को जब हम 12,000 यूनिट्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाती है सेल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन ने वेरिएबल कॉस्ट में बोला कि 7% से कम इंक्रीज करनी है, तो हमने 12,000 मल्टीप्लाई बाय जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 107% से। इसका मतलब 7% बढ़ाना होता है। 107% बोलना मतलब कि आपका 7% बढ़ाना, सिंपल है। अगर कोई 100 रुपीज है उसका 107% कितना होगा 107, तो इसका मतलब 7 रुपीज इंक्रीज हो गया ना अपने आप ही। तो उसके बाद में फिर हमने फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। फिर दूसरा वाला केस जो था वो थोड़ा अच्छा था, इसमें इन्होंने बोला कि आपकी सेलिंग प्राइस जो है 20% से इंक्रीज कर सकते हैं, कर दी। लेकिन क्वेश्चन ने एक पॉइंट बोला था, ऑल्दो इस चीज के ऊपर मैं नोट्स के टाइम पर भी डिस्कस कर चुका हूं, जब प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो और क्वेश्चन आपको कह दे कि भैया यूनिटी ओवर प्राइस है, इसका मतलब जितना परसेंट का चेंज आपकी यूनिट्स में है, सॉरी प्राइस में है, उतना ही परसेंट चेंज आपकी यूनिट्स में होगा। और हम डिमांड प्राइस का जो रूल है वो हम जानते हैं, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। इतना सा छोटी सी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हमने सिंपली क्या किया, 20% से प्राइस को इंक्रीज कर दिया और 20% से हमारी जो डिमांड है उसको कम कर दिया। और फिर उसके हिसाब से हमने यहां पर कैलकुलेशन कर दी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। फिर लास्ट में क्वेश्चन ने बोला कि भैया दोनों को साइमल्टेनियस लगा के बताओ, तो हमने दोनों को साइमल्टेनियसली लगा के दिखा दिया और उससे भी प्रॉफिट आ गया, और जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट था। दैट्स इट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 जो जून 2018 एग्जाम में आप लोगों के पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन होता है हमारा समाप्त। अच्छा क्वेश्चन है, वेल डिजर्व क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में वापस पूछा जा सकता है, अच्छे क्वेश्चनों में से आता है, एग्जाम में डिजर्विंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, लेकिन यहां पर पता नहीं क्या मतलब क्या हो रहा है, आंखें इतनी ज्यादा जलन हो जाती है ना यहां पर आंखों में। जस्ट अ सेकंड गाइज। यस गाइस, चलिए एक्चुअल में पता नहीं क्या जो पेंट हुआ ना तो उससे थोड़ा सफोकेशन हो जाता है हमारे इस रूम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं क्या बताऊं, क्वेश्चन खुद अपने आप में बोल रहा है। क्या न्यू स्टडी मटेरियल में भी है, दिसंबर 2018 एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जा चुका है, एमटीपी जून 18 में भी था, दिसंबर 19 में भी था और दिसंबर 22 के अंदर भी था। वाह, तीन तो एमटीपी कवर कर गया, एक पास्ट एग्जामिनेशन पेपर कवर कर गया, न्यू स्टडी मटेरियल में भी है, सब कुछ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में केवल एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पकड़ना है, जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। और अगर एक पॉइंट आपने नहीं पकड़ा तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। देखिएगा ध्यान से, ऑल्दो इंटर में भी ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। The profit for the Manisha Limited work out to 12.5% of capital employed। क्वेश्चन ने क्या बोला, the profit of for the Manisha Limited, Manisha Limited का प्रॉफिट जो है वो 12.5% है कैपिटल एम्प्लॉयड का, एंड the relevant figures are as under। और relevant figures आपको दे रखे हैं, सेल्स 5 लाख की, डायरेक्ट मटेरियल 2.5 लाख, डायरेक्ट लेबर 1 लाख, वेरिएबल ओवरहेड 40,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। आइला ये क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड तो कहीं मिसिंग है, फिक्स्ड ओवरहेड कहीं मिसिंग नजर आ रहा है। और दोस्तों यही इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट है। क्या क्वेश्चन ने बोला है 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो मनीषा लिमिटेड का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है मनीषा लिमिटेड का 12.5% कैपिटल एम्प्लॉयड का, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख। तो 4 लाख का 12.5% जो है वो मेरा है प्रॉफिट, दैट मीन्स 50,000। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर आपके पास सेल्स है 5 लाख, उसमें से 50,000 जो है वो आप लोगों का है प्रॉफिट, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सर, 4,50,000। टोटल कॉस्ट 450, उसमें से 250 तो ये रहा, 1 लाख ये रहा, 40,000 ये रहा, तो 250 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 इज इक्वल टू होता है 3,90,000। सर अभी तो कॉस्ट बोला आपने, टोटल आएगी 450,
और यहां पर तो केवल आ रही है 390 ही, 3,90,000 ही, बाकी बचा हुआ आ गया। तो दोस्तों ये जो बाकी बचा हुआ है ये है 60,000 का फिक्स्ड ओवरहेड, और यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था जो कि आप लोगों को समझना था। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड 60,000 आएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड द कंपनी एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर ए प्रॉफिट अबाउट 23% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कहता है, एक नया सेल्स मैनेजर आपको ज्वाइन करता है और वो कहता है कि भैया आपको नेक्स्ट ईयर जो है ना, ये 12.5% की जगह 23% का 23% कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रॉफिट आपको मैं दिखा सकता हूं, लेकिन प्रोवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%। वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय 10% का मतलब कि क्वांटिटी 10% से इंक्रीज हो, एंड साइमल्टेनियसली, और उसके साथ साथ देयर इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ 4%, और उसके साथ साथ 4% सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हो। ओके, एंड एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन। इसका मतलब ओवरऑल का मतलब हो गया वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट बोथ, रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। इन ऑल द एलिमेंट का मतलब मेटेरियल भी, लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड भी और फिक्स्ड ओवरहेड भी, 2% से वो कटौती करनी है। वेरीफाई द कंटेंशन ऑफ सेल्स मैनेजर बाय कंप्यूटिंग इन डिटेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड स्टेट वेदर हिज प्रपोजल कैन बी अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। आपको ये चेक करके बताना है क्या हम उसके कंटेंशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक बार इस चीज को वेरीफाई करके बताइए। तो मैंने कहा आइए बताते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर रहेगा ये आपका 9। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका मेन पॉइंट जो कि है कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। और वह कैसे आएगी? सेल्स जो कि हमको दे रखी है 5 लाख, इसमें से आप लेस करोगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड का 12.5%, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख, तो 4 लाख का 12.5%, तो वो हो जाएगा आपका 50,000। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पास सेल्स है, आपके पास प्रॉफिट है, सेल्स में से प्रॉफिट लेस करोगे तो क्या टोटल कॉस्ट आता है क्या? आंसर है यस सर। सेल्स में से अगर प्रॉफिट लेस करते हो तो टोटल कॉस्ट आता है और वो हो जाएगा 4,50,000। और दोस्तों 4,50,000 टोटल कॉस्ट है। अगर आप इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हो जो कि कितनी है? डायरेक्ट मटेरियल का 2,50,000, लेबर का 1 लाख, एंड वेरिएबल ओवरहेड जो है वो है आप लोगों का 40,000। अगर ये तीनों तरह की वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप लेस कर देते हो तो जो कि है 3,90,000, तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा एक फिगर, और इस फिगर को हम लोग बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। और ये फिक्स कॉस्ट जो है वो आ जाएगी 60,000। ये किसी का फ़ोन है, एक बार अटेंड करना जस्ट। चलिए, तो ये हो गया आपके पास फिक्स कॉस्ट, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट था, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट था आप लोगों का इसके लिए। चलिएगा अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे क्या है जी? आइए, क्वेश्चन ने बोला कि भैया हम अपनी सेलिंग प्राइस में 4% इंक्रीज करेंगे और सेल्स यूनिट में 10%। अब क्वेश्चन ने ये तो बोल दिया, लेकिन क्वेश्चन ने हमको ना तो सेलिंग प्राइस बताई थी ना सेल्स यूनिट बताई थी। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की चिंता मत कीजिएगा। अब हम लोग यहां पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे नेक्स्ट ईयर के हिसाब से। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं पता नेक्स्ट ईयर का सेल्स यूनिट कितना है, मुझे नहीं पता नेक्स्ट ईयर सेलिंग प्राइस क्या होगी, लेकिन मुझे इतना पता है प्रेजेंट में मेरी सेल्स 5 लाख है। अगर मैं 5 लाख का एग्जिस्टिंग सेल्स है, क्वेश्चन ने कहा 10% से यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगी,
तो 10% अगर यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगी तो मेरी सेल्स क्या हो गई, एट एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस। मैं मान लेता हूं सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है। भैया मुझे एक चीज सोच के बताओ, 1,00,000 यूनिट मैं बेचता हूं, 5 रुपए की मेरी रेट है, तो अभी मेरी प्रेजेंट में है 5 लाख, एग्जाम्पल लिया है। अब क्वेश्चन कहता है 10% वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1,10,000। अगर 1,10,000 मैं 5 रुपए की रेट ही मानते हुए चलूंगा तो कितना हो जाएगा सर, ये 5,50,000। इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या कि ये इसका 110% हो गया, 110% हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर 10% इंक्रीज कर दिया। तो फिर इस 5 लाख को 110% कर देंगे। तो ये तो हो गया किसके लिए, आप लोगों की यूनिट्स के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इस यूनिट्स के साथ साथ क्वेश्चन ने बोला इसमें भी 4% का ग्रोथ करो, तो 5 को 4% ग्रोथ कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.2, और आपको 1,10,000 को आप 5.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5,72,000। आप चाहो तो चेक कर लो, ये इस 5,50,000 का 104% है। नहीं हो तो क्रॉस चेक कर लेना, 5,50,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 104% के साथ, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब आप ये मानिए चलिए कि ये तो आपकी यूनिट्स इंक्रीज के कारण हो गया। अब न्यू यूनिट्स को अगर न्यू सेलिंग प्राइस पर लेकर के जाएंगे आप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 104% के साथ, और ये आ जाएगा आप लोगों का 5,72,000। और दोस्तों इस सेल्स में से अगर आप लेस कर दोगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट, अब ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल कॉस्ट में आप लोगों के पास वेरिएबल कॉस्ट जो है मटेरियल की है, डायरेक्ट लेबर की है, वेरिएबल ओवरहेड की है, 3 जनों की आपके पास कॉस्ट है। आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट मटेरियल है मेरा 2,50,000 का, ये है मेरी 1,00,000 की, ये है मेरा 40,000 रुपये का। अब ध्यान से सोच समझ के बताना, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट केवल 2 ही कारणों से चेंज होती है, आइदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज हो या सेल्स यूनिट में कोई चेंज हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 2 ही कारणों से चेंज होती है, या तो आपकी सेल्स यूनिट्स में चेंज हो या आप लोगों की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज हो। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में किसी तरह का चेंज है? आंसर है यस सर। क्वेश्चन ने कहा है 2% वेरिएबल कॉस्ट के अंदर रिडक्शन लाना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था ओवरऑल सारी कॉस्ट पर 2% की कटौती करनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या यूनिट्स में कोई चेंज है? आंसर है यस। तो जो यूनिट्स आप लोगों की थी वो 10% इंक्रीज हो गई, तो 110% इसकी कॉस्ट हो जाएगी, 110% ही ये हो जाएगा, और 110% ही ये हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, ये तो है ड्यू टू वॉल्यूम, ये है ड्यू टू प्राइस, ये है ड्यू टू वॉल्यूम, और ये आएगा ड्यू टू प्राइस। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि आपको 2% की कटौती करनी है ओवरऑल कॉस्ट पर, तो ओवरऑल कॉस्ट पर अगर आप 2% की कटौती करते हो या उसको 98% बोल देते हो, एक ही बात है। तो ये 98%, ये 98%। दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई डाउट है क्या? तो अगर आपको डाउट नहीं है तो 2,50,000 का 110%, उसका 98%, तो ये आ जाएगा 269,500, और ये आ जाएगा आप लोगों का 1,07,800, और ये आ जाएगा आपका 43,120। और दोस्तों आप लोगों के पास सेलिंग प्राइस है, आप लोगों के पास वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कितना आएगा?
सर कंट्रीब्यूशन हो गया 5,72,000 माइनस 269,500 माइनस 107,800 माइनस 43,120, तो ये आ जाएगा 151,580। ये हो गया आप लोगों का कंट्रीब्यूशन। और दोस्तों अगर आपने कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 60,000 हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, उसका 98%। बच्चा यहां पर जल्दबाजी में गलती कर बैठता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट की आदत ही नहीं होती कि फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज है, जबकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कहा है ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कि हर एक कॉस्ट में चेंज आएगा। तो इसका मतलब आपके पास 60,000 का 98% वो आएगा 58,800। और जब आप कंट्रीब्यूशन में से ये लेस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और वो प्रॉफिट होगा 92,780 का, और इसको आप बोल दोगे प्रॉफिट। लेकिन अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन ने कहा था जो नया सेल्स मैनेजर है ना, वो आकर के क्लेम कर रहा है कि हम प्रॉफिट जो है ना वो 23% कमा करके देंगे ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैलकुलेट कर लो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है आपने प्रॉफिट कमाया 92,780 का, और डिवाइड में आप लोगों का है 4 lakhs का, और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए करेंगे आप 100। तो ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 4 लाख, परसेंटेज आएगा 23.195%। और चेक कर लीजिएगा आप लोगों का आंसर मैच है। चेक कर लीजिएगा आप लोगों का आंसर मैच है 23.195%। और इस पर आप रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ जी बिल्कुल न्यू सेल्स मैनेजर ने जो है वो उसका सेल्स मैनेजर का प्रपोजल जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि सेल्स मैनेजर ने जो हमें रेट दी है वो बिल्कुल करेक्ट दी है, बिल्कुल सही बताई है उसने हमको रेट। तो आप रिपोर्ट आपके सॉल्यूशन में कंक्लूजन मैंने लिखा है, कंक्लूजन आपको दिया हुआ है। कंक्लूजन है आप लोगों का द सेल्स मैनेजर प्रपोजल कैन बी अडॉप्टेड। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये वाला क्वेश्चन के साथ साथ हमारे इस वाले पार्ट में हमने केवल 2 ही क्वेश्चन करे हैं। तो इस वाले पार्ट में हमारे को केवल 2 ही क्वेश्चन करने पड़े। लेकिन मैं पूरे लेक्चर की बात करूं तो मैंने पूरे लेक्चर के अंदर पार्ट ए एंड बी में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 3 एंड 3, टोटल 6 क्वेश्चंस हमने इस पूरे लेक्चर नंबर 11 में कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन 6 के 6 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं आएगा। आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 3 क्वेश्चन बचे हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। आज का 2 आवर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। एंड मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये प्रॉपरली समझ में आया कि नहीं आया। ये जो दोनों तीनों क्वेश्चन थे ना, दोनों तीनों क्वेश्चन ही अपने आप में एग्जाम के लिए काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो अभी अभी हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर चाहे वो 8 हो चाहे वो क्वेश्चन नंबर 9 हो, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से पाए जाते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ आखिरी पार्ट में ब्रेक इवन एनालिसिस के। तब तक के लिए टाटा, और रिवाइज कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। ओके गाइस, बाय बाय।